जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आयुष जैन और आप देख रहे हैं द विचार मंथन। आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रेरणादायक कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस कहानी की जो कथा नायिका है वे एक छोटे से कस्बे से आती है जहां ना तो से पढ़ाई के संपूर्ण संसाधन है और ना ही बड़े शहरों जैसे शिक्षा का स्तर। उस समय का एकमात्र विद्यालय जहां शिक्षा का माध्यम था हिंदी। नायिका एक व्यवसायिक परिवार से आती है जिस परिवार में कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक सेवा में नहीं रहा है। इन सारी चीजों से आगे बढ़कर यह नायिका हमारे प्रदेश की एक कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण करती है और एक उच्च प्रशासनिक पद प्राप्त करती है। इस कहानी को सच्चाई में बदलने वाली नायिका आज हमारे बीच मौजूद है। मैं स्वागत करता हूं आयुषी अग्रवाल का। इन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 को उत्तीर्ण कर शिक्षा विभाग में सहायक संचालक का पद प्राप्त किया। मैं सर्वप्रथम अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप विकास खंड शिक्षा अधिकारी सोहावल के रूप में अपना प्रथम पदभार ग्रहण किए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दें। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा थैंक यू करती हूँ कि तुमने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने नगर के वासियों को अपनी कहानी बता सकूं या मेरे द्वारा बोले गए शब्दों से अगर मैं थोड़ी भी प्रेरणा दे सकूं किसी को तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगी। इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया, मेरा नाम आयुषी अग्रवाल है। मैं अनूपपुर जिले की ही जतहरी की निवासी हूँ। मेरा हाल ही में एमपीपीएससी 2022 में सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर चयन हुआ है और मेरी पोस्टिंग विकास खंड शिक्षा अधिकारी सोहावल सतना के रूप में हुई है। अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा के बारे में बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1 से 12 तक यहीं जतहरी में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से संपन्न की थी मैंने। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बीएससी के साथ संपन्न किया। उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए 2016 में इंदौर गई थी और मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में। सरस्वती शिशु मंदिर की बात आती है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहां से ग्रहण की है जिसका माध्यम निश्चित रूप से हिंदी होगा। आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई हैं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शिक्षा में माध्यम का क्या महत्वपूर्णता होती है। शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी अगर हम बात करते हैं तो माध्यम बहुत महत्वपूर्ण होता है। माध्यम के माध्यम से ही हम कम्युनिकेट कर पाते हैं एक इंसान से। अगर हमको हिंदी आ रही है, सामने वाले को हिंदी नहीं आ रही है तो हम उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे। तो शिक्षा के लिए तो माध्यम एक चूज करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 उसमें माध्यम का बहुत अहम रोल है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसमें ऐसा बोला गया है कि हम त्रिभाषा फॉर्मूला यूज करेंगे। एक हमारी क्षेत्रीय भाषा होगी, एक हमारी मातृभाषा होगी, एक और कोई सी भाषा हो सकती है। तो माध्यम मेरे हिसाब से शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चा अगर कोई भाषा समझेगा ही नहीं तो वो पढ़ाई कैसे करेगा। एक वाद विवाद होता है इंग्लिश और हिंदी को लेकर, आपके दृष्टिकोण से क्या कोई एक भाषा बेहतर है? मेरे दृष्टिकोण से बच्चों को मल्टी लैंग्वेज आनी चाहिए। कोई एक भाषा, हिंदी हमारी क्योंकि मातृभाषा है, हम बचपन से ही हिंदी पढ़ते हैं तो इसीलिए हिंदी तो सबको आती ही है। मम्मी के लेवल से ही हम हिंदी सीखने लगते हैं। लेकिन अगर हमको अलग स्टेट्स में जाना है, साउथ में जाना है या इंटरनेशनल लेवल पे देखना है तो हमको एक और भाषा आनी चाहिए। और इस समय जो राष्ट्रभाषा है उसका दर्जा दिया गया है इंग्लिश को, इसीलिए इंग्लिश इस समय ज्यादा जरूरी हो गई है मेरे हिसाब से। आपकी एमपीपीएससी की जर्नी में कभी आपको लगा कि आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की तो उसका आपको कहीं ना कहीं या तो उस चीज का एडवांटेज मिला या डिसएडवांटेज मिला? मेरे लिए ऐसा तो कभी मुझे नहीं लगा कि एडवांटेज या डिसएडवांटेज माध्यम का इसमें एमपीपीएससी में कोई योगदान नहीं है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले भी सिलेक्ट होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी सिलेक्ट होते हैं। वहां हमको आंसर्स लिखने हैं, अब हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें तो वो उसका कोई योगदान नहीं। अब आते हैं आपकी एमपीपीएससी की यात्रा पर। आपने कब तय किया था कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगी और इसकी तैयारी आपने कैसे शुरू की थी? मैं 2016 में इंदौर गई थी। मेरा मेन मोटिव पीजी करना था। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने गई थी। मैंने होलकर साइंस कॉलेज से एमएससी किया मैथमेटिक्स में। उसी दौरान जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मैंने बहुत सारे अपने यहाँ दीदियों को देखा कि वो एमपीपीएससी की तैयारी कर रही हैं। जब हम यहाँ रहते थे जतहरी में तो
अब तो बहुत ज्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है, एमपीपीएससी के बारे में पता चलने लगा है लोगों को। लेकिन जब हम यहाँ रहते थे तो मुझे इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी। हमने कलेक्टर सुना था, हमने डिप्टी कलेक्टर सुना था, लेकिन ये बनते कैसे हैं, इसकी प्रोसेस क्या होती है, इसके लिए प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, इन सब के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं हॉस्टल में थी तो मैं बहुत सारी दीदी लोगों को देखती थी, वो पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे उनके कांटेक्ट में आते आते मुझे पता चला कि एमपीपीएससी जैसी कोई चीज होती है और इसको किया जा सकता है। और मेरा एक बचपन से ये रहा था कि मेरे जो अब्बा जी थे उनको बहुत था, मतलब वो हमेशा से बोलते थे कि हम अपनी बेटी कलेक्टर बनाएंगे। तो मुझे ये एक अच्छा माध्यम लगा कि मैं उनका सपना भी पूरा कर सकती हूँ। और क्योंकि मैं एक छोटी जगह से आ रही हूँ, यहाँ किसी को जानकारी नहीं है इस बारे में, और खास करके हम लड़कियों की पढ़ाई की बात करें तो लड़कियों की पढ़ाई बहुत ज्यादा कमजोर है यहाँ, जहां तक मैं देख पाती थी। अब तो बहुत जागरूकता आ गई है लोगों में, लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत कमी देखती थी यहाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऐसा कुछ कर पाती हूँ तो मैं एक रोल मॉडल बन पाऊंगी वहां के लोगों के लिए, कि अगर ये कर सकती है तो हम अपनी बेटियों को भी करवा सकते हैं। तो इस मोटिव को लेकर मैंने तैयारी शुरू की। आपने एक बात की कि यहाँ पे जागरूकता कम थी एमपीपीएससी की, और लड़कियों में शिक्षा का स्तर थोड़ा सा कम था। तो मैं पूछना चाहूंगा, आप जहां भी पदस्थ रहती हैं, आपका ये संभव नहीं होगा कि आप यहाँ पर पदस्थ रहें, तो वहां आप इन दोनों चीजों को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास करेंगी? मैं कोशिश करती हूँ, मैं अभी भी जितने भी स्कूलों में इंस्पेक्शन के लिए जाती हूँ तो मेरा मोटिव रहता है कि मैं लड़कों का रिजल्ट अलग मंगवाती हूँ वहां पे, कि जो वहां पे जितने भी बॉयज हैं उनका रिजल्ट कितने परसेंट था, लड़कियों का रिजल्ट कितना परसेंट था। अगर मैं वहां कमी देखती हूँ लड़कियों के रिजल्ट में तो मैं उसके लिए स्पेशल कोशिश करने की मतलब प्रयास करती हूँ वहां पे, कि जो लड़कियां हैं वो अब नहीं कहा जा सकता है हम कि वो कमजोर हैं या पीड़ित हैं या किसी भी तरीके से कम हैं। तो इसीलिए मेरा अब मानना है कि अब लड़कियों को भी बराबर मौके मिलने चाहिए। इसके लिए मैं उनके पेरेंट्स को भी बोलती हूँ, मैंने एक अपने यहाँ पे पेरेंट्स टीचर मीटिंग अनिवार्य कर दी है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग अनिवार्य होती है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में ये ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने ये एक इनिशिएट लिया है वहां पे, कि मैंने बोला है सारी स्कूल्स में पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवाएं, वो कंपलसरी हो। और एक मैंने एकेडमिक लीग अपने दिमाग में, अभी मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं एक एकेडमिक लीग बनाऊंगी वहां पे, जिसमें हर स्कूल से 2 या 3 बच्चों को चुना जाएगा हर एकेडमिक ईयर में, जो टॉपर्स होंगे उनको मैं पुरस्कृत भी करूंगी, उनको मोटिवेट भी करूंगी, और उनको इन सब चीजों के बारे में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके बारे में 10th 11th 12th लेवल पे ही जागरूक करूंगी, जिससे वो अपने और साथियों को इस बारे में बताएं, समझा सके। क्योंकि अगर मैं सारे बच्चों को एक साथ समझाऊंगी तो वो हो सकता है कुछ कमजोर बच्चे अच्छे से ना समझ पाए मेरी बात, लेकिन अगर उनमें वो साथी उनको समझाएगा तो वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसीलिए मैं कुछ लोगों को चूज करके उनको समझाऊंगी, जिससे वो अलग बच्चों को समझा सके इस बारे। अब आते हैं आप वापस आपके एमपीपीएससी की जर्नी पे। मैं जान सकता हूँ आपने अभी तक कितने अटेम्प्ट्स दिए हैं और आपका सिलेक्शन कौन से अटेम्प्ट पे हुआ था? मैंने 2020 से अटेम्प्ट देना शुरू किया था। मैंने 2020 का पहला अटेम्प्ट था जिसमें मेरा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। फिर 2021, 22, 23 और 24 के मैंने कंटिन्यूअस प्री क्वालिफाई किए हैं, मेंस क्वालिफाई किए हैं। 2021 में मेरा एक असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर की पोस्ट पे वेटिंग थी, और ये मेरा 2022 का चयन है जिसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनी हूँ। मतलब ये मेरा तीसरा प्रयास था जिसमें मेरा चयन हुआ है, और मेरा 2023 और 24 का भी इंटरव्यू है अभी। एक व्यक्तिगत प्रश्न है, आप अपने विद्यालय में टॉपर थी, एमएससी में आप गोल्ड मेडलिस्ट थी। जब एमपीपीएससी में आप आती हैं तो आपको लगातार 2 बार असफलताएं मिलती हैं, तो आपकी क्या मनोस्थिति थी उस टाइम में? मनोस्थिति की अगर मैं बात करती हूँ तो मनोस्थिति तो बहुत ज्यादा खराब थी। जब मेरा 2020 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आया तो सिर्फ एक क्वेश्चन से नहीं हुआ था मेरा, तो उस टाइम पे भी बहुत बुरा लगा था। लेकिन मैंने खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास किया कि अगर एक क्वेश्चन से ही नहीं हुआ है तो मैं बहुत क्लोज हूँ, मैं कर सकती हूँ। फिर 2021 का जब फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ। उसके बाद लिस्ट में भी मेरा नाम है, लेकिन मेरे पास पोस्ट नहीं है क्योंकि वेटिंग था वो तो बहुत ट्रॉमा की स्थिति थी। और फिर जैसा कि आपने कहा कि मैं टॉपर थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो एक टॉपर के लिए जिसने हमेशा से अच्छा ही देखा है, अच्छे रिजल्ट मिले हैं उसको, उसके लिए फेल होना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन क्योंकि
हमने एक ऐसी फील्ड का चयन किया है जिसमें कुछ लोग नहीं हैं, कुछ मतलब 4-5 या 40-50 लोग नहीं है, यहाँ 4 लाख 5 लाख लोगों के साथ कंपटीशन है हमारा। तो इसीलिए जब हम इस फील्ड में आते हैं तब हमको ये डिसाइड करके ही आना होता है कि हमको पेशेंस तो रखना होगा, कितनी भी बुरी परिस्थिति है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो 6-7 इंटरव्यू दे चुके हैं फिर भी पेशेंस रखे हुए हैं, क्योंकि उनको ये करना है। तो इसीलिए इसके लिए ही एक चीज बोली जाती है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो खान लिया। तो इसीलिए हमको ठानना है कि हमको ये करना है, उसके बाद फेलियर आए या सफलता मिले, सब ठीक। आपने बताया आपने 2020 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद कंटिन्यू कोविड की वजह से एमपीपीएससी में कुछ अनियमितताएं आई। आपके फाइनल सिलेक्शन को लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे, तो इतने लंबे समय तक धैर्य बनाए रखना आसान नहीं होता है। आप खुद को मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? मोटिवेट रखने के लिए मैं सबको ये चीज बोलती हूँ कि किसी भी फील्ड में सफलता के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। सबसे पहला तो होता है आपका लक्ष्य निर्धारण। लक्ष्य निर्धारण क्या और क्यों। हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हमको एमपीपीएससी करना है, तो वो लक्ष्य निर्धारण क्या, लेकिन क्यों एमपीपीएससी ही क्यों करना है। मैंने जैसा आपको बताया कि मेरा एक मोटिव था कि मेरे बब्बा का सपना था ये, दूसरा मुझे लोगों के लिए कुछ करना था। तो आपका अगर क्यों स्ट्रांग है तो आप भले आपका धैर्य थोड़ा कमजोर हो जाए, लेकिन अगर आपका वो क्यों स्ट्रांग है तो फिर आप कर लोगे। तो इसीलिए आपका लक्ष्य जो है वो आपको निर्धारित करना है कि आपको क्यों करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं पैसे चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, समाज में अच्छा लगेगा, लाइफ काफी अलग दिखाई जाती है। तो इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आपका 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, आपका धैर्य खत्म हो जाएगा। लेकिन आपका अगर मोटिव स्ट्रांग है कि आपको ये क्यों करना है तो फिर वो धैर्य बना रहेगा। इतने सालों में क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि बस अब नहीं हो पाएगा? बहुत बार ऐसा लगा, मतलब कभी प्री नहीं हो रहा है, मेंस में बहुत ज्यादा अनियमितताएं आ रही हैं, जैसा कि एमपीपीएससी के बारे में सबको ही पता है कि बहुत ज्यादा अनियमितताएं हैं, रिजल्ट पेंडिंग हो जाते हैं, एग्जाम देने के बाद कई कई महीनों तक रिजल्ट नहीं आते हैं। तो बहुत बार ऐसा लगा कि ये मैं एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं उसी फील्ड में जाती, पीएचडी कर लेती, नेट क्वालिफाई कर लेती, तो हो सकता है अभी तक पोस्टिंग हो जाती, कहीं पे जॉब करने लग जाती। लेकिन अगेन अगर मेरा लक्ष्य ही कुछ और है तो फिर मैं और कहीं कैसे जा सकती हूँ। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा लगा कि अब नहीं हो रहा है यार, अब छोड़ देना चाहिए। लेकिन रात में सोते टाइम लगा, सुबह भूल गई, सुबह फिर से पढ़ने लग गई। मैं आपसे स्ट्रेटेजी की बात नहीं करना चाहता क्योंकि इंटरनेट पर काफी सारी वीडियोस डली हुई है, पर मैंने कुछ लोगों से पूछा जिनके कॉमन क्वेश्चंस थे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था हिस्ट्री, जो मुझे अभी भी नहीं आती। तो इसके लिए मैं मतलब ऐसा बोलना चाहती हूँ कि लोगों को हार्ड वर्क तो करना है, इस फील्ड में हार्ड वर्क तो करना है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट ऐसा है कि बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उसमें आप उन चीजों को देखिए, पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, तो बहुत चीजें सिलेक्टेड आती हैं, तो उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ लीजिए। वो सब्जेक्ट जो आपका वीक है और वो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग है उसमें इतना अच्छा कर लीजिए आप कि जो वीक सब्जेक्ट है उसमें अगर कम नंबर भी आ रहे हैं तो वो अफेक्ट ना करे। जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो पेपर 1 में 2 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ज्योग्राफी 150 नंबर, हिस्ट्री 150 नंबर। तो मैं ज्योग्राफी इतना अच्छा कर लेती थी अपना कि 150 में से अगर मेरे 110 120 भी आएंगे तो यहाँ हिस्ट्री कवर हो जाएगा मेरा। और हिस्ट्री की भी 5 यूनिट होती थी, उसमें 2-3 यूनिट कमजोर है, तो जो 2 यूनिट अच्छी है मेरी, उसको मैं बहुत अच्छा करने की कोशिश करती थी। तो इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब अगर आप हिस्ट्री की उन 2-3 यूनिट के पीछे पड़े रहोगे जो आपकी वीक है, तो आप यहाँ ज्योग्राफी भी छोड़ दोगे, जो आप हिस्ट्री की 2 अच्छी यूनिट कर सकते हो वो भी छोड़ दोगे, उसमें बहुत सारा टाइम दे दोगे आप। तो इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है। एक क्वेश्चन आया था कि एथिक्स की प्रिपरेशन आपने कैसे? एथिक्स की प्रिपरेशन जब मैंने की थी तब सिलेबस अभी 2024 से चेंज हुआ है, तब हमारे सिर्फ एथिक्स होता था, एक पार्ट का 200 नंबर का, उसमें 4 यूनिट्स होती थी और 1 यूनिट केस स्टडी की होती थी। अब 2024 की सिलेबस के बाद उसमें भी पार्ट वाइज हो गया है, उसके भी 2 पार्ट है, एक पार्ट में एथिक्स की 5 यूनिट है और एक पार्ट में एंटरप्रेन्योरशिप की 5 यूनिट है। तो एथिक्स की प्रिपरेशन तो मैंने मतलब जो अपनी यूनिट्स हैं
वो, और केस स्टडी उसमें आती है, तो वो केस स्टडी आप बहुत अच्छे से अगर सॉल्व करते हो तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो आप। और इथिक्स के लिए ऐसा है कि आप, इथिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रट सकते हो। इथिक्स आपके एथिकल वैल्यूज हैं, आपको ईमानदारी कैसे लानी है, आपको अपने काम में सत्यनिष्ठा कैसे लानी है, ये आपका इनर है। आप मतलब जो फील करते हो, जो आप हो, वही आप प्रेजेंट कर पाओगे। तो इसीलिए एथिक्स का पेपर अच्छा करने के लिए आपको पहले खुद अच्छा होना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ इसलिए प्रशासन में आना चाहते हो कि पैसे चाहिए, तो आपका एथिक्स का पेपर भी वैसे ही होगा। तो इसीलिए आपके एथिकल वैल्यूज आप दिखने चाहिए आपके खुद के में। तो इसीलिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपके मेंस के टाइम से शुरू हो जाती है। आप अपने मेंस में जब आंसर राइटिंग करते हो हर सब्जेक्ट में, तो कहीं ना कहीं एक पार्ट ऐसा आता है जब आपको एक एज अ ऑफिसर उसका जवाब देना होता है। तो एथिक्स की प्रिपरेशन ऐसी। उसके बाद एक टॉपिक आता है करंट अफेयर्स। उसको कहा जाता है कि वो एक समुद्र है, उसका कोई पार नहीं है। उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करते थे? करंट अफेयर्स के लिए मैं बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, एक मेरी कमजोरी थी कि करंट अफेयर मैंने इंटरव्यू के टाइम पे बहुत अच्छे से तैयार किया है। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मैं ऐसा करती थी कि जब प्रीलिम्स का पेपर होने वाला होता था तो मैं उससे पहले जो ईयरली एक बुक आती है, मतलब बहुत बहुत अलग अलग राइटर्स की बुक आती है, तथ्यबाण आती है, परीक्षा धाम की आती है, एग्जाम पीडिया आती है, अलग अलग राइटर्स की आती है, ईयरली बुक आती है। तो मैं वो ईयरली बुक लेती थी और उसमें अलग अलग टॉपिक्स दिए होते हैं, जैसे रक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो वो मैं पढ़ती थी। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से हमको ये समझ में आ जाता है कि करंट अफेयर का एरिया क्या है, कहाँ से पूछा जाता है। तो उतना पढ़ के प्रीलिम्स में करंट अफेयर किया जा सकता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कितना भी आप करंट अफेयर पढ़ लो वो नहीं बनेंगे आपसे कभी कभी 2016-17 का भी करंट अफेयर पूछ लिया जाता है कि 2016 में भूटान से कौन आए थे, तो क्या पता। किसी वर्ष ऐसा भी होता है कि करंट अफेयर्स के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किसी वर्ष काफी कम आते हैं। हाँ, ऐसा होता है, इरेगुलरिटी है थोड़ा क्वेश्चंस में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत 20-30 क्वेश्चन आ जाएंगे करंट अफेयर के। नॉर्मली 10 यूनिट है हमारी, तो ऐसा बोला जाता है हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 1-2 क्वेश्चन ही ऊपर नीचे होते हैं, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। बाकी करंट अफेयर में हम जो पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए हमको ये करना है कि जिस भी सब्जेक्ट का करंट पढ़ रहे हैं, जैसे पर्यावरण का या विज्ञान का कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका हमको कुछ भी दिखा ये अपने आंसर्स में कोट किया जा सकता है, तो वो मेंस की बुकलेट खोल के वहीं पे उसको हमको लिख लेना है। क्योंकि अगर हम करंट अफेयर की अलग से कॉपी बनाएंगे और उसमें लिखेंगे तो वो कॉपी दोबारा पलट के हम देखेंगे भी नहीं। तो इसीलिए वो वहीं पे लिखना है आपको मेंस की नोट्स में, जहां से हमको पढ़ाई करनी है। अपनी तैयारी के दौरान आप काफी स्टूडेंट्स से मिली होंगी जो एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे। एक कॉमन मिस्टेक आपको कोई लगती है कि जो एस्पिरेंट्स करते हैं जिनकी वजह से उसका चयन नहीं होता? मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी गलती है अपनी गलती को एक्सेप्ट ना करना। मतलब मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, या फिर आंसर राइटिंग करते भी हैं तो उनका फॉर्मेट अच्छा नहीं है, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, और उनको अगर इस चीज के लिए बोला जाए कि ये ऐसा करो तो फिर वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ये सही है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है हमारा, हमने तो हमारा बेस्ट दिया है। तो सबसे पहले तो हमको अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम इतनी बार पेपर दे रहे हैं और हमारा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं बोल सकते, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उनके मेहनत पे कमी है, मेहनत तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमको करना क्या है, हमको अपनी गलती आइडेंटिफाई करनी है। अगर हमारा बार बार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से प्रीलिम्स रुक रहा है तो हमको सोचना है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं। हम अगर क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं उसमें लैग कर रहे हैं तो क्वेश्चंस लगाएं। अगर कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन है जिसपे हम हमेशा गलती करते हैं तो फिर उसको स्ट्रॉन्ग करें। सेम मेंस में अगर हम आंसर राइटिंग ना करने की वजह से हमारा नहीं हो रहा है, हमारा पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, मेंस में करने के लिए मंत्र है पहले तो पढ़ाई, पहले तो हमारे दिमाग में आंसर्स होने चाहिए। दूसरा प्रेजेंटेशन, हमको अपनी प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, सिर्फ ये नहीं कि लिख रहे हैं, अच्छा लिखना है, जो अच्छा दिखता है वही लिखता है, तो इसीलिए दिखना भी अच्छा चाहिए। तीसरा पेपर पूरा होना चाहिए, पेपर नहीं छूटना चाहिए किसी भी वजह से।
अगर आपकी स्पीड कम है तो आपको अपनी स्पीड मेंटेन करना है, इतने आंसर्स लिखने हैं कि वो स्पीड मेंटेन हो जाए। तो बस अपनी गलती आइडेंटिफाई करना और उस पर काम करना। हार्ड वर्क के साथ साथ इसमें इसमें करना। तैयारी के दौरान आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या? पेशेंस। तैयारी के दौरान हर एस्पिरेंट की सबसे बड़ी चुनौती होती है पेशेंस रखना, क्योंकि पेशेंस हर रोज टूटता है। पूरा दिन निकल जाता है पढ़ते 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 पढ़ते, फिर कभी कभी लगता है यार लोगों की लाइफ कितनी अच्छी है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स के लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, भले वो 20-30 हजार रुपए ही कमा रहे हैं, कम से कम अच्छे से हैं। और फिर हम अपने आप को देखते हैं कि हम सुबह उठते हैं, सुबह से रात हो जाती है पढ़ते पढ़ते, उसके बाद भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इन सब चीजों के बाद भी हमको पेशेंस बनाए रखना है, यही हमारी सबसे बड़ी। आपने बताया सुबह से रात तक आपका स्केड्यूल फिक्स होता है, तो इस टाइम पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दोस्त पीछे छूट जाते हैं, रिश्तेदारों से हमारी बात नहीं हो पाती है, एक दूरियां बढ़ जाती है, तो इससे आपके क्या विचार? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आपको सारी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। जब मैं एस्पिरेंट थी तब भी मैं परिवार को, दोस्तों को और पढ़ाई को, तीनों चीजों को मैनेज करने की कोशिश करती थी। जबकि तब तो हमारे पास फिर भी टाइम होता है। जब अब मतलब अभी मैं ऐसा फील कर पा रही हूँ जब मैं कंपेयर कर रही हूँ तो, कि जब मैं तैयारी करती थी तब मेरे पास ज्यादा टाइम होता था दोस्तों परिवार से बात करने के लिए। अब जब मैं काम कर रही हूँ तब मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है मैनेज करना। तो अगर आप उस दौरान ही मैनेज नहीं कर पा रहे हैं अपने लोगों को जो पीछे छूट जा रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में सोचिए कि आप जो कर रहे हैं उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। परिवार वालों का भी योगदान है, आपके दोस्तों का भी योगदान है, और फिर आपकी खुद की मानसिक स्थिति के लिए भी ये चीज बहुत जरूरी है कि सिर्फ पढ़ाई तो करना है, वो तो हमारा प्रायर है, मतलब प्रायोरिटी है हमारी, लेकिन उसके साथ हमको अपने घर वालों को भी टाइम देना है, हमको अपने दोस्तों को भी टाइम देना है, उनके लिए भी और अपने लिए भी, अपनी मानसिक संतुष्टि के लिए भी। इंसान शाम तक पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाती है, अब अगर आधे घंटे दोस्तों के लिए निकाल लेता है तो वो दोस्तों के लिए भी अच्छा होता है और हमारे खुद के मेंटल पीस के लिए भी अच्छा होता है। इसीलिए मैनेज करना आना चाहिए लोगों को सारी चीजें, क्योंकि अगर आप अभी मैनेज नहीं कर पाओगे तो जॉब के बाद तो और नहीं कर पाओगे। तो मैंने वहां मैनेज किया, इसीलिए शायद अब मैं थोड़ा करके कोशिश कर रही हूँ कि मैनेज कर पाऊँ। अभी भी लोगों की अब ज्यादा शिकायतें होती हैं कि अब घमंड आ गया है, टाइम नहीं देती हो, लेकिन 10 to 6 जॉब है, फिर भी 8 बज जाते हैं मुझे घर आते हुए वापस। उसके बाद भी मैं कोशिश करती हूँ घर वालों को भी टाइम दूं, दोस्तों को भी टाइम दूं, तो मैनेज करना आना चाहिए। दोस्तों और परिवारों की बात हो रही है, मैं पूछना चाहूंगा दोस्तों और परिवारों का क्या सहयोग मिला? देखिए, अगर हम यहाँ हैं तो सबसे बड़ा योगदान तो हमारे परिवार का ही होता है। सबसे पहला परिवार का भरोसा, कि वो आपको भरोसे के साथ कहीं और भेज रहे हैं कि आप तैयारी करो। उसके साथ हमारा पेशेंस तो है ही, परिवार का भी पेशेंस है। उन पे इतना प्रेशर है रिश्तेदारों का, समाज वालों का, शादी कराना है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लड़की है, क्यों इतना पढ़ा रहे हो, इतने साल हो गए हैं। मेरे पापा ने तो बहुत प्रेशर झेला इस चीज का कि अब बहुत साल हो गए हैं, अब ठीक है बुला लो। तो फिर भी उसके बाद नहीं, वो जब तक पढ़ना चाहेगी वो पढ़ेगी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे यहाँ पहुंचने में, मम्मी का, पापा का। मैं इतने बीमार हुई, मतलब मेरे 2-3 बार वहां पे पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, तो मम्मी हमेशा अपना घर छोड़ के आ जाती थी मेरे पास, 15-20 दिन के लिए रहती थी, मेरी केयर करती थी। उसके साथ यहाँ पापा घर संभालते थे। तो इन सब चीजों, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में, लेकिन यही सारे सपोर्ट होते हैं परिवार के, जिसकी वजह से हम यहाँ पहुंच पाते हैं। दूसरा, अगर मैं दोस्तों के सपोर्ट की बात करती हूँ तो परिवार का सपोर्ट तो है, दूर से है, पास आके भी है, लेकिन वहां जो हमारे दोस्त हैं जिनके साथ हमको 24 घंटे रहना है, वो हर कदम पे साथ होते हैं। कभी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, कभी फिजिकल सपोर्ट करते हैं, डॉक्टर के पास ले जाना है या कुछ भी, कभी मेंटल सपोर्ट करते हैं। मेंटल सपोर्ट मेरे हिसाब से ज्यादा होता है दोस्तों का, क्योंकि आप हर चीज अपने घर से शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीजों के लिए ऐसा होता है कि आपको दोस्तों की जरूरत होती है। कभी आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, अगर आप घर फोन करके बोल दोगे कि अब नहीं हो रहा है मुझसे, तो वो तो बोल देंगे कि यार तू परेशान मत हो, तू आ जा, वापस आ जा, कोई बात नहीं, अपन कुछ और कर लेंगे। तो इसीलिए घर वालों के साथ ये चीजें शेयर नहीं की जा सकती है, इसीलिए दोस्त का सपोर्ट बहुत जरूरी है सिलेक्ट में। एक बात आती है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का क्या प्रभाव रहता है? सोशल मीडिया में अगर मैं बात करती हूँ तो उसके
लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, लेकिन अगर हम बैलेंस करके चलें चीजों को, तो नेगेटिव इम्पैक्ट से ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं सोशल मीडिया के। सोशल मीडिया पे हमको डेली बेसिस पे न्यूज मिल जाती हैं कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। सोशल मीडिया पे हमको बहुत सारे लर्निंग मटेरियल्स मिल जाते हैं, जैसे टेलीग्राम चैनल्स हैं बहुत सारे। टेलीग्राम चैनल्स में खुद सब्सक्राइब करके रखी थी बहुत सारे, जिसपे हमको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते थे। तो इसीलिए सोशल मीडिया कि नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाने की बजाय आप अगर उसका पॉजिटिव यूज करेंगे, इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल करने की जगह अगर आप कोई अच्छे बेनिफिशियल चैनल सब्सक्राइब कर ले उसके, तो आपको जैसे जनसंपर्क होते हैं हर जगह, जनसंपर्क का पेज फॉलो कर लें। अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट का जनसंपर्क का पेज फॉलो कर लिया है, तो आपको डेली बेसिस पे पता चलता रहेगा कि हमारे जिले में क्या चल रहा है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। सोशल मीडिया बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, बस आपको उसका इस्तेमाल अच्छा करना है। बात हुई आपकी एमपीपीएससी की जर्नी की, अब मैं पूछना चाहूंगा रिजल्ट जब आया तो क्या पल था, वो कैसा महसूस कर रही थी आप? रिजल्ट आने से पहले आपको पता चल गया था, हमारा 10 जनवरी 2024 तक इंटरव्यू चले थे। उसके बाद हमें ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि 3 डेट्स हैं जिसपे रिजल्ट आ सकता है, एक 14 जनवरी, एक 18 जनवरी और एक 21 जनवरी। 14 जनवरी का दिन भी सुबह से रात तक व्यतीत हो गया, रिजल्ट नहीं आया। 18 जनवरी के दिन सुबह से शाम हुई, सब इंतजार कर रहे थे। फिर मैं मंदिर जाने वाली थी, शाम के 7 बज गए थे। अब लगा था नहीं आएगा, अब आज भी नहीं आएगा, अब 21 जनवरी को आएगा। जाने ही वाली थी कि मेरे एक भैया है, उनका फोन आया, तो उन्होंने बोला असिस्टेंट डायरेक्टर बन गई तू स्कूल शिक्षा विभाग में। मैंने बोला कि भैया क्यों मजाक कर रहे हैं आप, रिजल्ट के दिन ऐसा मजाक नहीं करते रिजल्ट के टाइम पे। बोलते अरे मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ तो देख ले। मैं रूम में अकेली थी, कोई नहीं था, तो फिर मैंने देखा रिजल्ट, तो मतलब वो तो इतना इमोशनल मोमेंट होता है रिजल्ट आना कि तुरंत ही आंसू निकलने लग जाते हैं बस। फिर मैंने मम्मी को फोन किया, मम्मी ने फोन नहीं उठाया, तो मैंने पापा को फोन किया, पापा ने भी फोन नहीं उठाया। फिर मैंने भैया को फोन किया, मैंने भैया को बताया, फिर भैया ने पापा को बताया, फिर मैंने भैया को बोला घर जाके मम्मी से बात करानी, उसने मम्मी से बात कराई। तो बस यही टाइम था। इसी दौरान मेरे जितने भी दोस्त थे वहां इंदौर में, सबको ही पता चल गया था, सबने पीडीएफ देख ली थी, सब हॉस्टल के नीचे आ गए, इकट्ठे हो गए। फिर उसके बाद रो रहे सब, सभी के आंखों में ही आंसू थे, सब बहुत खुश भी थे। और एक मेरी फ्रेंड है जिसका नहीं भी हुआ था, मतलब हम सेम हॉस्टल में रहते हैं, तो उसके लिए दुखी भी थे सब। तो वो बहुत मिक्स फीलिंग हो गई थी उस दिन। फिर उसके बाद मेरे सारे दोस्त मुझे मंदिर लेके गए, वहां गए। यहाँ पे घर वालों ने पटाखे जलाए, जो तैयारी में सबको बताया। वो रिजल्ट वाला जो दिन होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। इतनी मिक्स फीलिंग्स होती है कि समझ ही नहीं आ रहा होता है हमको कि क्या हो गया हमारे साथ। एकदम से एक पीडीएफ में आपका नाम आपकी जिंदगी बदल देता है, वो बहुत अच्छा मोमेंट। तो पूछना चाहूंगा धर्म से आप जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल, मैं धर्म से जुड़ी हुई हूँ, मैं भगवान में बहुत आस्था है। मैं मानती हूँ ऐसा कि अगर आप भगवान से सच्चे मन से कुछ मांगते हैं तो वो आपको देते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कि हम भगवान जी हमको दे दीजिए, हम भी मांग रहे हैं आपसे। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आपको अपने लिए लॉयल होना है, आपको अपनी सहायता खुद करनी है, उसके बाद भगवान पे भरोसा करना है कि भगवान जी हमने अपना 100% दे दिया, अब आपके हवाले, अब आप जो देंगे वो भी शायद स्वीकार होगा हमको। आपका चयन शिक्षा विभाग में सहायक संचालक के पद पे हुआ है, इस पद के बारे में बताइए कुछ। सहायक संचालक स्कूल शिक्षा विभाग के पद पे मेरा चयन हुआ है। सहायक संचालक एक पद है, उसके रूप में मेरी पोस्टिंग हुई है विकासखंड शिक्षा अधिकारी में। सहायक संचालक एक होते हैं जिले लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का ऑफिस होता है, वहां पे भी सहायक संचालकों की नियुक्ति की जाती है, जो डीओ के अंडर कार्य करते हैं। संभागीय ज्वाइंट डायरेक्टर कार्यालय में भी इनकी नियुक्ति की जाती है, जो ज्वाइंट डायरेक्टर के अंडर कार्य करते हैं। और हमारा जो हेडक्वार्टर है लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल, वहां पे भी इनकी नियुक्ति की जाती है, जो वहां डायरेक्टर के अंदर कार्य करते हैं। मेरी नियुक्ति हुई है ब्लॉक लेवल पे विकासखंड शिक्षा अधिकारी में, जिसके अंतर्गत मेरा कार्य है स्कूलों की मॉनिटरिंग करना, जो हमारी एनईपी आई है इसको, उसका प्रॉपर क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं, सरकार की जो भी योजनाएं हैं जो इतने
अच्छी योजनाएं हैं उनका ग्राउंड लेवल पे क्रियान्वयन हो पा रहा है कि नहीं, ये देखना, बच्चों के साथ संवाद करना कि उनको किस चीज की कमी है, क्या चल रहा है, टीचर्स का प्रशिक्षण आयोजित करवाना कि टीचर्स अपना अच्छा इनपुट दे पाए, तभी हमको आउटपुट प्राप्त होगा। इसके अलावा एक और कार्य है मेरा, डीडीओ के रूप में हम कार्य करते हैं, संवितरण एवं आहरण अधिकारी, जिसमें मेरे अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी लिपिक हैं, उन सबकी सैलरी निकालने का काम हमारे द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे 2 कार्य हो जाते हैं, एक एकेडमिक कार्य हो जाता है, एक प्रशासनिक कार्य हो जाता है। एकेडमिक कार्य स्कूल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पुस्तक वितरण, साइकिल वितरण, लैपटॉप वितरण, स्कूटी वितरण, ये सारी चीजें करवाना, स्कूलों की मॉनिटरिंग करना। एक प्रशासनिक कार्य होता है जिसमें मैं सबकी वेतन निकालने का काम होता है हमारे अंदर, और जितने भी कर्मचारी हैं की सर्विस बुक बनती है जब वो ज्वाइन करते हैं, तो मेरे अंदर जितने भी कर्मचारी हैं उनकी सर्विस बुक को संभाल के रखना, तो ये सारी चीजें। स्कूल मॉनिटरिंग की बात हो रही है, स्कूल मॉनिटरिंग अभी आपने जितने भी किए हैं उसमें आपको क्या कमी महसूस हो रही है? स्कूल मॉनिटरिंग मेरे हिसाब से अभी जो मैंने कमी देखी है कि लोगों पे थोड़ी काम करने की जो इच्छा है उसका अभाव देखा मैंने टीचर्स में, कि हमारे पास मशीनरी तो बहुत है लेकिन उनके द्वारा जो काम करने की इच्छा है उसमें कमी देखी, उनमें जागरूकता की कमी देखी, बच्चों में भी जागरूकता की कमी देखी मैंने, कि जो बच्चे आ रहे हैं स्कूल में तो उनमें से कुछ ही % बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ से अच्छी चीजें लेके जाएं और इसका कुछ अच्छा इस्तेमाल कर पाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो उनमें जागरूकता की कमी होने की वजह से वो पूछने से भी डरते हैं टीचर से, कि मैं ये पूछूंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, या टीचर्स ना डांट दे। तो इसीलिए इसके लिए मैंने पेरेंट्स टीचर मीटिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप बोला है करने के लिए, कि पेरेंट्स बताएंगे कि हमारे बच्चों की क्या कमी है, टीचर्स बताएंगे कि ये बच्चा कैसा है, तो उनके बीच जब कम्युनिकेशन होगा तो हो सकता है इससे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। पर जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी तो जब निम्न क्षेत्र के व्यक्ति आते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी उतने शिक्षित नहीं होते हैं जी, कि वे अपने बच्चे की कमियों को देख पाए कि क्या कमी कर रहे हैं, तो उसके लिए अपन कैसे प्रयास कर सकते हैं? उसके लिए तो पेरेंट्स को भी जागरूक किया जाएगा स्कूल के द्वारा। ये स्कूल की जिम्मेदारी है, स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल जो भी स्टाफ है वहां का, कि हर बच्चे को पर्सनल देखे कि वो कैसा है। कोई ये तो मैंने देखा है कि टीचर्स को ये तो पता होता है कि हमारी क्लास का हर बच्चा कैसा है, कौन कितना होशियार है, कौन कितना कमजोर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो टीचर्स को ही एक्टिव करने की जरूरत होगी, कि वो हर बच्चे का जब पेरेंट्स के साथ मीटिंग ले तो उनका जो असली चीजें हैं बच्चे की वो उनको बता पाए कि आपका बच्चा ऐसा है, इस पे इस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इसको इधर पे ज्यादा आप मोटिवेट करिए। और साथ साथ ही पेरेंट्स को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि अगर हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं तो सिर्फ मिड डे मील का खाना लेने के लिए, गणवेश लेने के लिए, पुस्तक लेने के लिए, साइकिल लेने के लिए, इन सब चीजों के लिए नहीं भेज रहे हैं, हम उनको शिक्षा लेने के लिए भेज रहे हैं। तो शिक्षा उनको अगर अच्छी चाहिए अपने बच्चे के लिए तो उनको भी एक्टिव होना पड़ेगा और साथ में टीचर्स को भी एक्टिव होना पड़ेगा। चूंकि आप शिक्षा विभाग से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं, अभी हमारे देश में शिक्षा प्रणाली को चेंज किया गया है, शिक्षा नीति नई आई है, उस पर आपकी क्या विचार? जो ये नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, ये काफी अच्छी है। इसके जो पॉइंट्स हैं वो इतने अच्छे हैं कि अगर इसका प्रभावी क्रियान्वयन कर देते हैं हम तो निश्चित ही जो हमारे देश में शिक्षा का स्तर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो हम बेरोजगारी की दर देखते हैं अपने यहाँ वो उसमें भी कमी आएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने इसमें व्यावसायिक शिक्षा वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए हैं 9 to 12 के लिए। और अभी जब मैं स्कूलों के इंस्पेक्शन के लिए जाती हूँ तो मैं वहां देखती हूँ कि वोकेशनल कोर्स हर जगह संचालित हो रहे हैं, कहीं ब्यूटी वेलनेस कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कहीं बच्चों को कंप्यूटर सिखाया जा रहा है इसके अंतर्गत। तो बच्चों के पास 12th के बाद एक ऑप्शन रहेगा कि अगर उनको हायर स्टडीज में नहीं जाना है तो उनके पास एक स्किल है जिससे वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। दूसरी चीज, इसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है। अभी हम देखते हैं कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा दी जाती है, नर्सरी, KG1, KG2, लेकिन जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है
उसमें हमने 5+3+3+4 का फॉर्मूला लाया है। इसमें हमने 3 साल की प्री प्राइमरी एजुकेशन को हर सरकारी स्कूल के लिए कंपलसरी कर दिया है। तो बच्चे को शुरुआती दौर से ही शिक्षा मिलेगी, वो फर्स्ट से नहीं, वो नर्सरी से ही एडमिशन लेगा। तो ये एक चीज काफी अच्छी लगती है मुझे। मैं स्कूल शिक्षा विभाग में पोस्टेड हूँ, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए एक कॉन्सेप्ट लाया गया है NEP 2020 में, जो मुझे काफी अच्छा लगता है, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, कभी कभी हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हमने फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद हमको कॉलेज छोड़ना पड़ता है किसी भी परिस्थिति की वजह से। उसके बाद अगर हमको फिर से कॉलेज जाना है तो हमको फिर से फर्स्ट ईयर से एडमिशन लेना होगा। लेकिन इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लाया गया है 4 साल के लिए, जिसमें आपको पहले साल के बाद एक डिप्लोमा मिलेगा, दूसरे साल के बाद भी एक डिग्री मिलेगी, तीसरे साल के बाद भी एक डिग्री मिलेगी, चौथे साल के बाद भी एक डिग्री मिलेगी। मतलब अगर आपने पहले साल के बाद छोड़ दिया तो दोबारा जब आप ज्वाइन करोगे तो सेकेंड ईयर से करोगे, फर्स्ट ईयर से नहीं करना पड़ेगा आपको। तो ये सारी जो चीजें हैं NEP की, वो काफी अच्छी है, बस इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत। सरकार तो काफी अच्छे प्रयास कर रही है, पर स्टूडेंट्स की तरफ से देखा जा रहा है कि उनमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कहीं ना कहीं क्रिकेट मैच में पैसे लगाने का कल्चर भी देखा जा रहा है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए एक NEP में भी प्रावधान है, और हमको मतलब ग्राउंड लेवल पे भी हम स्टूडेंट्स या पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, उनके बच्चों के लेवल से ही हमको उनको नैतिक मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम उनको नैतिक शिक्षा देंगे, बचपन से ही बताएंगे कि क्या सही है क्या नहीं है, उनका एटमॉस्फेयर वैसा रखेंगे हम, जैसे ये सारी चीजें अगर हम देखते हैं तो बहुत कम ऐसे होंगे जो अलग से जाके करने वाले लोग होंगे स्मोकिंग ड्रिंकिंग। बहुत सारे लोगों के घर में ही ये चीजें की जाती हैं जो वो बचपन से ही देखते हैं। तो जो बच्चा बचपन से देखता है वही सीखता है। तो इसीलिए हमको अपने घर के लेवल पे नैतिक मूल्यों का समावेश करना होगा, जिससे बच्चा वही देखेगा तो वही सीखेगा। क्या आपको कोई संदेश है जो आप पेरेंट्स या स्टूडेंट्स को देना चाहें? संदेश तो मेरा यही है पेरेंट्स के लिए कि आप अपने बच्चों पे भरोसा करें, उनको पढ़ाई के लिए आगे जागरूक करें, खुद भी जागरूक हों चीजों के लिए। जैसे मैंने अभी जो मेरा सपना था कि सिलेक्ट होंगी, लोगों के लिए रोल मॉडल बनूंगी, लोगों को प्रेरित करूंगी, वो मैं अभी कुछ लोगों को देखती हूँ यहाँ, तो मुझे वो साकार होता हुआ प्रतीत होता है। बहुत सारे लोग यहीं आए मेरे पास, बहुत सारी लड़कियों के पेरेंट्स भी आए, लड़कियां भी आई थी, हम भी करेंगे, हम भी अपनी लड़कियों को भेजेंगे। तो बस पेरेंट्स को मेरा यही कहना है कि आप उन पे भरोसा करिए, वो आपको रिजल्ट जरूर देंगे, उनको बाहर भेजिए, उनको बाउंडेड मत करिए किसी चीज के लिए कि आपके पास 1 साल ही है, आपको 1 साल में निकालना है, क्योंकि बच्चे ऐसे में बहुत प्रेशराइज हो जाते हैं। उन पे भरोसा करिए, अगर आप उन पर भरोसा करेंगे बच्चे आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे। दूसरा, बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है, वही वाइस वर्सा वाली चीज की, अगर पेरेंट्स ने आप पे भरोसा किया है, आपको भरोसा करके कहीं और किसी और सिटी में भेजा है, तो आप पढ़ने के लिए भेजा है, आप घूमिए, आप फिरिए, आप दोस्तों के साथ रहिए, आपको जो करना है करिए, लेकिन आप अपना प्राथमिक लक्ष्य कभी मत भूलिए कि आप यहाँ क्यों हैं। आपके पेरेंट्स वहाँ इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको पैसे भेज रहे हैं, बिल्कुल आपसे सवाल नहीं कर रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं वहाँ, क्योंकि उनको आप पे भरोसा है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन उनका भरोसा कायम रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एक व्यक्तिगत क्वेश्चन है मेरा कि यदि MPPSC नहीं निकलता तो आयुषी अग्रवाल आज क्या कर रही होंगी? आयुषी अग्रवाल MPPSC की तैयारी फिर से कर रही होती। दूसरा, मुझे भरोसा था कि मैं कर लूंगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया, हमेशा कभी काम चोरी नहीं की किसी चीज पे। सबसे पहले आपको जरूरी है अपने लिए ईमानदार होना, आप दूसरों के लिए ईमानदार बाद में हो जाइएगा। सबसे पहले आप अपने लिए, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहिए, तो आप जरूर कर लेंगे। फिर ये जो तैयारी है हमारी MPPSC की, वो हमको इतनी सारी चीजें सिखा देती है कि कभी इन केस अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आप कुछ तो कर लेंगे। अगर आप MPPSC नहीं कर पाए तो आप 10 लोगों को MPPSC जरूर करवा सकते हैं, इतना तो हम इस फील्ड में आके सीख लेते हैं। फिर भी आप कोई पार्ट, मतलब कोई सेकंड ऑप्शन मत रखिए अपने जीवन में कि ये नहीं तो ये कर लेंगे। आप जो ऑप्शन लक्ष्य निर्धारण कर रहे हैं अपना, उस पर टिके रहिए, उसी में आगे बढ़ते रहिए और अपना पूरा 100% दीजिए, आपको सफल कर सकते। आपने ये बोला कि दूसरा कोई ऑप्शन मत रखिए, पर MPPSC का सक्सेस रेट तो 1% है।
कहीं ना कहीं 99% जो विद्यार्थी रहते हैं वो क्रैक नहीं कर पाते हैं, वो क्या करेंगे? वो तैयारी जारी रखें, आज नहीं तो कल हो जाएगा। मैंने 2020 से तैयारी शुरू की थी, मेरा 2022 में सिलेक्शन हुआ है। अगर आप ये सोचेंगे कि 2020 में मैंने अपना 100% दे दिया फिर भी नहीं हुआ, छोड़ देता हूँ, तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए ये चीज तो, अगर आपके लिए ये एक ऑप्शन है कि मैं ये नहीं तो ये तो कर ही लूंगा, तो फिर आप छोड़ सकते हैं। उसके लिए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप अपना लक्ष्य निर्धारण, अगर आपका एमपीपीएससी ही है तो आप लगे रहिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल होगा, जरूर होगा। एक वेब सीरीज आई थी, उसमें मैंने एक बात नोटिस की थी। उन्होंने बोला कि विद्यार्थियों का विश्वास उस शिक्षक पर नहीं रहता है जो क्रैक नहीं कर पाता है, परंतु जो इंसान गलतियां कर चुका होता है उसे पता होता है कि क्या गलतियां नहीं करनी है। तो ये बात कितनी सत्य है? ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी। मैंने खुद जिस संस्थान से कोचिंग की है, मेरे बहुत सारे टीचर्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, हमको इतना अच्छा पढ़ाते थे कि कभी हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आई कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ये हमारा क्या करवाएंगे। तो क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो गलती की है वो गलती वो हमको नहीं करने देते थे कभी भी। तो इसीलिए आपको अपने टीचर्स पे ये सोच के तो कभी वो नहीं करना है कि इनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारा क्या करवाएंगे ये। उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको पता है कि क्या गलतियां की है उन्होंने, वो गलतियां वो आपको कभी नहीं करने देंगे। आपके समय पे आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपके शिक्षकों ने जो बात बोली आप उसको मानती थी, पर वर्तमान समय में देखा जा रहा है कि स्कूल के विद्यार्थी हो चाहे उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हो, वो अपने शिक्षकों के प्रति उतने रिस्पेक्टफुल नहीं रहते हैं, इगोस्टिक होते हैं थोड़े से। तो उसका क्या रीजन समझ में आता है? उसका रीजन यही समझ में आता है आयुष मुझे, कि वो बच्चे घर के लेवल से ही इतने ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उनको अपने घर वालों से भी बात करने का मैनर में होता है कि घर वालों से कैसे बात करनी है, तो वो टीचर्स तो क्या खुद समझेंगे। तो इसलिए हमको एथिकल वैल्यूज बच्चों में बचपन से ही लाने हैं, उनको संस्कार सिखाने हैं, कैसे छोटों से बात करनी है, कैसे बड़ों से बात करनी है। ये चीज मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से पढ़ाई की है, तो ये चीज हमको हमेशा से वहां से ही सिखाई गई है। इसमें स्कूल का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। ये स्कूल गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, स्कूल सिर्फ शिक्षा का माध्यम तो है ही वो, लेकिन सिर्फ शिक्षा का माध्यम न रह जाए, क्योंकि बच्चा एक कच्ची मिट्टी के घड़े जैसा है, आप उसको जिस शेप में ढालेंगे वो उसी में ढल जाएगा। इसीलिए बच्चों को परिवार के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे एथिकल वैल्यूज बचपन से ही सिखाई जानी चाहिए, जिससे जब वो बड़ा हो जाए तो वो छोटों का सम्मान करे, बच्चों का आदर करे। मैंने अभी जितने भी स्कूलों में इंस्पेक्शन किए हैं या मेरे रिजल्ट के बाद मैं जहां भी गई हूँ, मैंने सबको यही बोला है कि आप अपने टीचर्स पे भरोसा करिए, उनके द्वारा आप सिखाई गई चीजों पे कभी शक मत करिए, क्योंकि वो कभी गलत नहीं सिखाएंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब बात करना चाहूंगा एमपीपीएससी के पहले और बाद की लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तो बहुत ज्यादा पड़ता है, समाज में आपकी इज्जत बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। फिर चैलेंजेस जो तब थे वो अब ज्यादा हो जाते हैं। अब आपको फील्ड भी संभालनी है, ऑफिस भी संभालना है, फिर अपनी पर्सनल लाइफ भी मैनेज करनी है, घर वाले हैं, दोस्त हैं, सबको मैनेज करना है। तो इन सारी चीजों के बीच में डिफरेंसेस देखे मैंने कि काफी सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। दूसरी चीज, कभी ऐसा होता था कि आपसे कोई गलती हो गई तो वो बिल्कुल अक्षम्य अपराध होता था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि वो लोगों के द्वारा नोटिस ही नहीं की जाती है, क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं। तो ये सारी चीजें देखी है मैंने। तो समाज की बात आ रही है तो मैं पूछना चाहूंगा, समाज में भी दो प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी जर्नी में थी एमपीपीएससी की। तो कुछ लोगों ने आपको मोटिवेट किया, तो कुछ लोगों ने डिमोटिवेट भी जरूर किया होगा। तो उसको आप किस प्रकार से लेते थे? उसको मैं इस प्रकार से लेती थी आयुष कि हमेशा से मैंने हर किसी को ये बोला है कि मेरे घर वालों का सपोर्ट है मेरे पास, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। समाज के जो लोग हैं वो वही 4 लोग हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मेरे लिए हमेशा से जरूर रहे हैं मेरे मम्मी और पापा। उनके द्वारा अगर मुझे कोई चीज कही जाती थी तो मुझे फर्क पड़ता था, बाकी मुझे और किसी की बातों का फर्क नहीं पड़ता था। और इसके लिए भी एक चीज कही जाती है कि मिलती है असफलताएं निरंतर, तानों को श्रृंगार बनाना पड़ता है, यूं ही नहीं बनते किरदार, यहाँ काफी वक्त गुमनामी में बिताना पड़ता है।
बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतनी सरल भाषा में अपने विचारों को हमारे साथ साझा किया। आपका अनुभव निश्चित ही उन व्यक्तियों के लिए काम आएगा जो वर्तमान में संघर्ष कर रहे हैं। द विचार मंथन पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमारे विचार और बातचीत से आप सहमत हैं, यदि आपको ये बातचीत अच्छी लगती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को लाइक करें। मिलते हैं नए एपिसोड में नए विचार और नए लोगों के साथ। धन्यवाद।